अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स। आज का रिव्यू स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि दो राइडर्स को बुला के मैंने गलती कर ली है। तो ये आप लोगों के लिए भी नसीहत है, जो भी व्लॉगिंग करते हैं कभी भी दो राइडर्स को इकट्ठे ना बुलाइए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जुनैद भाई कितनी उंगली हैं? अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है ज़ुहैब एंड वेलकम टू पाक व्हील्स। आज आपके लिए दो बहुत स्पेशल बाइक लेकर आए हैं। एक है ZX10R सिंगल आर है और दूसरा डबल आर है। आज की वीडियो का जो मकसद है वो उसमें हम दो तीन चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। एक तो आपको सिंगल आर डबल आर में क्या डिफरेंसेस हैं वो भी बताने की कोशिश करेंगे। कौन सा बाइक आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपको ये डिसीजन लेने में भी आसानी होगी, और दोनों बाइक के पर्टिकुलर अपने अपने क्या बेनिफिट्स हैं वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। जो ZX10R है इसके ओनर जुनैद भाई मेरे साथ मौजूद हैं और डबल आर के ओनर जो हैं सैयद अहमद शहजाद मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज के रिव्यू के लिए टाइम निकाला। तो सबसे पहले सिंगल आर से स्टार्ट करते हैं। जुनैद भाई अपने बाइक के बारे में बताएंगे, ये कौन सा मॉडल है और आपने कब परचेज़ किया? अस्सलाम वालेकुम जी। ये कावासाकी ZX10R 2017 मॉडल है। ये मैंने तकरीबन कुछ 6 माह पहले परचेज़ किया है। ये डबल आर नहीं सिंगल आर वर्जन है जो कॉमनली कावासाकी का चल रहा होता है। और जुनैद भाई किस प्राइस वैल्यू में आपको ऑलमोस्ट ये कॉस्ट कर गया था? मुझे तकरीबन ये 45 में कॉस्ट कर गया है। 17 मॉडल। हाँ जी, और 17 इंपोर्ट मॉडल। ईयर इसका? इंपोर्ट ईयर इसका है 21 का लास्ट है, 21, लेकिन ठीक अब प्राइसेस डिफरेंट है। जब मैंने परचेज़ किया था तब प्राइसेस कम थी। तो अहमद भाई आप अपने बाइक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। ज़ुहैब भाई 2017 कावासाकी निंजा ZX10 डबल आर जैसे कि आपने अभी इंट्रोड्यूस करवाया, और ये मैंने लिया था मेरे ख्याल से 8 to 9 मंथ्स हो गए मुझे लिए हुए। और जब मैंने इसको लिया था द सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर्स, मुझे ये कॉस्ट किया था अराउंड 4.9 to 5 मिलियन। अच्छा, इसकी इंपोर्ट ईयर कौन सा है? इसका इंपोर्ट ईयर 2021। 2021। अच्छा, दोनों 17 मॉडल हैं और दोनों के इंपोर्ट ईयर 21 है। 21 है, yes। और ये अराउंड 5 मिलियन का आपको कॉस्ट किया था और ये आपने 4.7 बताया। 4.5 मिलियन का 4.5, तो ऑलमोस्ट 5 से 7 लाख का हम कह सकते हैं कि डिफरेंस होता है दोनों बाइक्स के अच्छा, अंदर। ये डिफरेंस पाकिस्तान में बाहर नहीं है इस तरह का, बाहर ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ, क्योंकि बाहर $10,000 का डिफरेंस है दोनों की प्राइस में। अगर ये $18,500 की कॉस्ट करती है आपको एक्स फैक्ट्री, तो ये तकरीबन $28,000 $28,500 की कॉस्ट करती है तकरीबन ऑलमोस्ट। मैं आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज इन दोनों बाइक्स के बारे में देता हूँ। बेसिकली ये दोनों बाइक जो हैं 1000 सीसी कैटेगरी के हैं और NA इंजन है। NA इंजन का मतलब होता है कि इसमें टर्बो या सुपर चार्जर नहीं लगा हुआ, ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। ये भी 1000 सीसी है, ये भी 1000 सीसी है। ऑलमोस्ट दोनों बाइक का जो वेट है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, फ्यूल कैपेसिटी भी सेम ही होती है। लेकिन सिंगल आर डबल आर से कैसे चेंज है वो टेक्निकलिटीज़ की हम बात करेंगे, ताकि आपको डिसाइड करने में थोड़ी सी आसानी मिले कि अगर आप भी 1000 सीसी बाइक में खासकर कावासाकी सोच रहे हैं तो आपको बेहतर पता हो कि दोनों बाइक में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। अच्छा जुनैद भाई, सबसे पहले आप बताएं कि आप सिंगल आर की तरफ और पर्टिकुलर इस बाइक की तरफ क्यों गए? आपने, क्योंकि आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बंदे हैं थोड़े से आप, मतलब मैं अब अगर कैमरे में बोलूँगा तो शायद ये लोग कहेंगे कि यार ये लोग गलत मशीनें लेके तो गलत काम करते हैं। आप थोड़ा सा बेसिकली रेस ओरिएंटेड हैं, तो आपने फिर सिंगल आर क्यों लिया, डबल आर क्यों नहीं लिया? ज़ुहैब भाई, इसकी सिर्फ एक वजह है। आपने बताया कि मैं परफॉर्मेंस लवर हूँ, वाकई मैं परफॉर्मेंस लवर हूँ। ये बाइक मैंने लेते ही फ्लैश करवाना था। अब डबल आर मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ा था, जिनके हॉर्सेस जो हैं ट्यून करवाने के बाद बिल्कुल सेम है। तो मैंने ये सोचा कि मैंने ट्यून तो करवाना ही है, हॉर्सेस भी सेम है, तो मैं फिर पैसे ज़्यादा क्यों खर्चूँ। तो इस वजह से फिर मैंने ये स्पेसिफिकली ये वाला मॉडल ले लिया। मैं टेक्निकलिटीज़ को थोड़ा बहुत समझता हूँ, तो मैं उस चीज़ को, मुझे प्राइस पे करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने उसको किसी और तरीके से हैंडल कर लिया, इसी फ्लैश की तरफ चला गया मैं। ठीक है। और दूसरा, ये माशाल्लाह आपका कलर बड़ा यूनिक है। हाँ जी बिल्कुल, इसका जो कलर है मुझे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा जब मैं बाइक्स देख रहा था। ये वर्ल्ड के अंदर 300 यूनिट हैं और पाकिस्तान में सिर्फ 2 हैं इस कलर स्कीम जी, इस कलर स्कीम के। ये रेगुलर 10R है, लेकिन ये कलर स्कीम डिफरेंट है। तो ये कलर स्कीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, दैट इज़ द रीज़न मैंने ये बाइक स्पेसिफिकली, मुझे ये पसंद आ गया तो मैंने ये ले लिया। अच्छा अहमद भाई, आपका 636 का रिव्यू भी पाक व्हील पे हुआ था, तो कावासाकी 600 सीसी आप चलाते थे। अचानक क्या हुआ कि आप जो है 636 से जंप मारी आपने सीधा 1000 पे, और फिर 1000 भी नॉर्मल नहीं लिया, डबल आर भी चले गए? अच्छा ज़ुहैब भाई, 66 आपको याद होगा जब मैंने लिया था तो बड़ा कम रुझान था लाहौर में स्पेशली, या पंजाब में कह लें आपके 66 लोग रखते थे। मेरे माइंड में ये था, क्योंकि आपको पता है व्लॉगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा यूनिक चीज़ लेना चाह रहा था ताकि थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आपको पता मैं इतने ड्रैग्स वगैरह तो नहीं करता। यू द मास्टर, यू बोथ आर द मास्टर इन दैट। आप पोल खो रहे हैं कैमरे के आगे।
चले, और आपको पता चलाने भी थोड़ी सी कम होती है। तो मेरी कोशिश थी कि मैं ऐसी कोई यूनिक चीज़ लूँ जिसको मैं जिसकी डिटेल बताऊँ पब्लिक को, तो उनको पता चले। और आपको पता है डबल आर एक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, नॉट फ्रॉम स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू, स्पीड दोनों की एक जैसी है। BHP जैसे कि जुनेद भाई ने आपको बताया थोड़ा से डिफरेंस होते हैं शुरू में, जब ट्यून हो जाए तो दोनों एक जैसे रहते हैं। तो मेरी बस यही कोशिश थी कि मैं कुछ यूनिक चीज़ लूँ जिसको मैं रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से कर सकूँ। अच्छा, आप बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक के टेक्निकलिटीज़ की कि आखिर ये एक दूसरे से डिफरेंस क्या क्या रखती हैं। जुनेद भाई, कुछ डिफरेंस आपने मुझे अभी बताए थे तो आप ज़रा हमारे व्यूवर्स को भी बताएं कि आखिर इन दोनों के जो इंजन से रिलेटेड टेक्निकल डिफरेंस थोड़े से डिस्कस करें। ठीक है, अच्छा इसके अंदर 3 किस्म के डिफरेंसेस हैं। चलो पहले इंजन की बात कर लेते हैं। इंजन के अंदर इसकी जो टैपेट्स हैं वो DLC कोटेड होती हैं। इसके अंदर एक्चुअली टाइटेनियम यूज़ हुआ है। इसके अंदर लिफ्टेड कैम्स आती हैं और इसके जो सिलेंडर के वॉल्स हैं ना, वो बनिस्बतन रेगुलर वर्जन के मोटी हैं। तो ये मेजर इंजन के डिफरेंसेस हैं। अच्छा, जो टाइटेनियम इन्होंने बात की है ना, वो बेसिकली पिस्टन के नीचे कनेक्टिंग रोड होता है, वो कनेक्टिंग रोड उन्होंने टाइटेनियम के बनाए थे डबल आर में, और उसकी एक रोड की कीमत जो है वो तकरीबन 2000 से $2500 बनती है। ऐसा ही है। तो ये ऑलमोस्ट इसके इंजन के अंदर वो जो $10,000 का डिफरेंस है, उसमें से मेजर डिफरेंस $8,000 से $9,000 का तो खाली वो कनेक्टिंग रोड का ही है। एग्जैक्टली। अच्छा जुनेद भाई, टाइटेनियम के कनेक्टिंग रोड्स डाल के इन्होंने थोड़ा बहुत इसकी परफॉर्मेंस मतलब लाइटर इंजन के पार्ट्स, तो उसका मोटर को कम एफर्ट करना पड़ता है ठीक है भागने के लिए। तो उसके बावजूद जो है अगर हम देखें तो दोनों बाइक के अंदर इतना ज़्यादा कोई ख़ास डिफरेंस रहता नहीं है। अगर हम ट्रैक की बात ना करें, अगर हम स्ट्रीट की बात करें जी, उसकी थोड़ी बहुत अगर आप डिटेल बयान कर सकें। अच्छा वो लिफ्टेड कैम्स उसका आंसर है, बस हमने समझाना है कि उसके देखें, एक तो लिफ्टेड कैम्स उसके रीज़न, दूसरी इसके जो वॉल्स हैं ना, सिलेंडर की जो वॉल्स हैं वो मोटी हैं, इंजन का वेट वो इंक्रीज़ कर देती हैं। तो फिर उन्होंने कहाँ से इसका वेट रिड्यूस किया? उन्होंने वेट इस तरह रिड्यूस किया कि इसके अंदर उन्होंने मार्केसिनी व्हील्स दी है। 7 स्पोक व्हील्स होते हैं ये। हमारे जो रेगुलर 10R है उसके अंदर 3 स्पोक व्हील्स आते हैं जो उससे काफ़ी वजनी है। वो एलुमिनियम फोर्ज्ड व्हील्स हैं मेरा ख्याल है ना, एलुमिनियम फोर्ज्ड व्हील्स हैं, जिसको कहते हैं मार्केसिनी व्हील्स। 7 स्पोक व्हील्स ये बहुत ज़्यादा लाइटर हैं। अब इन्होंने वेट को कंपनसेट करना था तो इस तरह से इन्होंने किया। दूसरी बात, इन्होंने और भी काफ़ी सारी चीज़ों को, जिस तरह इसके अंदर सीट नहीं आती, ये ट्रैक वर्जन है, इसके अंदर सीट नहीं आती, रियर सीट इसके अंदर नहीं आती, सीट नहीं आती। ये मत समझिएगा कि राइडर फट्टे पे बैठ के मोटरसाइकिल चला रहा है, ऐसा नहीं होता। तो इसके अंदर रियर सीट जो है वो नहीं आती, उस जगह काउल आता है, प्लास्टिक का काउल आता है इसके अंदर, जो वेट को मजीद रिड्यूस कर देता है। और पैसेंजर के फुट पैक्स भी नहीं होते, पैसेंजर के फुट पैक्स वहाँ भी से नहीं भी है। वेट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा अहमद भाई, आप बताएं कि आपकी बाइक में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जो नॉर्मली हमें सिंगल आर डबल आर में देखने को नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज लगी हुई हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं क्या क्या लगा। अच्छा ज़ुहैब भाई, इसमें काफ़ी एक्सेसरीज है, क्योंकि ये हमारा पहला रिव्यू है तो आई गेस मैं इसमें बता देता हूँ। सबसे पहले SC प्रोजेक्ट, ये ज़ुहैब भाई मैंने खुद ही लगवाया है इसमें। यू नो आई एम द लवर। जब ये बाइक आई थी इस पे और मिड पाइप और एग्जॉस्ट आपने चेंज किया। योशिमुरा था। ये कॉस्ट क्या किया आपको? ये मुझे अराउंड 700 to 800 यूरो विद मिड पाइप टाइटेनियम पाइप यूज में परचेज किया? यूज में ये कॉस्ट आई थी क्योंकि इसकी ओरिजिनल प्राइस 11 से 1200 यूरो इसकी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू की थी। और इसके अंदर ओलिंस के शॉक्स चेंज हुए हैं, एडजस्टर व्हील, रियर शॉक जो है ओलिंस का है, फ्रंट भी चेंज है, वो इसको ओरिएंटेड ट्रैक ओरिएंटेड, यू नो उसके लिए ड्रैग रेडी मशीन के लिए किया हुआ है उन्होंने। इसके अलावा अहमद भाई क्या क्या चीज़ें लगी हैं? ज़ुहैब भाई, सैमको होसिस की पाइप्स हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं इसको, और बार एंड प्रोटेक्टर्स हैं, विंगलेट्स हैं, और वाइजर भी आपका आफ्टर मार्केट चेंज हुआ मैंने चेंज किया। ये और अहमद भाई ये क्या लगाया हुआ है? ये बाइक उड़ जाती है हवा में? अच्छा, ये एक नया ट्रेंड आया था H2 को कॉपी करने के लिए। लेट मी जस्ट टेल यू कि कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आता, इसलिए मैं इसको बंद ही कर दिया भाई। हालांकि मिरर यहाँ से ओपन होते हैं, बट बेसिकली मिरर्स में भी ये कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसको अगर बंद कर लें तो ये डाउन फोर्स के लिए विंग्स बन जाता है एक तरह का। बट लेकिन
मेरे ख्याल से इतना worth it नहीं है। वो बिल्कुल अच्छे लगे हुए हैं। क्योंकि अगर विंग्स लेने हैं तो फिर प्रॉपर वो जो H2 वाले कार्बन फाइबर के बनते हैं वो इतना बड़ा बड़ा विंग्स होता है, वो ज़्यादा डाउनफोर्स लेकिन वो बहुत पर costly इशू ये ना हाँ, भाई, उसकी हमें- कॉस्ट 85,000 है। हम इसको स्ट्रीट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, स्ट्रीट में ये बिल्कुल भी काम नहीं करते क्योंकि मुझे कुछ नजर ही नहीं आता। तो यहाँ तो अगर ये सिर्फ ट्रैक पे चल रही हो तो फिर तो वर्थ करेंगे मेरे ख्याल से, उसको बेनिफिट भी ले सकते हैं हम उतना। अच्छा, आपके वैसे डाउनफोर्स विंग्स नीचे भी लगे जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये विंग्स ये भी लगे हुए हैं और दीज आर थिंग्स, बाकी और भी इतनी चीज़ें लगी हुई हैं कि समटाइम कार्बन फाइबर की ये हील प्रोटेक्टर लगे हुए काफ़ी लोगों हैं। की नज़र है इसके ऊपर। आपके फुटरेस्ट चेंज है दोनों साइड के। जी फुटरेस्ट चेंज है और इवन के जो चेन है अहमद भाई, ये भी मेरा ख्याल है 520 की डली हुई 520 का है, gold setup, बहुत बहुत yes, gold setup पतली लगा सी हुआ चेन है। डली हुई है आप। अच्छा जुनैद भाई, आपकी बाइक में भी माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं, तो थोड़ा सा बताएं आप अपनी बाइक के बारे में, आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज इसमें क्या क्या है? ठीक है, सबसे पहले परफॉर्मेंस की तरफ आ जाते हैं। इसके अंदर DNA का फ़िल्टर है जो कि मैं समझता हूँ KNN से बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसकी फ़िल्ट्रेशन लेवल अच्छा है और उसका एयर इनटेक भी बहुत अच्छा है। दूसरा, इसके अंदर सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो इसका ECU फ्लैश है, जो कि मूर माफिया को मैंने ECU भेजा था यहाँ से, उसने फ्लैश करके वापस भेजा है, जिससे इसके हॉर्सेस 20 से 30 के दरमियान इंक्रीज़ हो जाते हैं। अच्छा, On rear मैं wheel। आपको सॉरी काट रहा हूँ, ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि इश्यू के ऊपर एंड पे थोड़ी सी हम आपको एक खुशखबरी भी देंगे। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर जो इंजन गार्ड्स है वो मैंने GB रेसिंग के मंगवा के डाले हैं। सैमको के पाइप्स इसके आ रहे हैं, वो रास्ते में हैं। और इसके अंदर कस्टम मेड टाइटेनियम एंड कार्बन फाइबर का एग्जॉस्ट है जो कि सुपर लाइट वेट होता है और बिल्कुल आप उसको उठाएंगे तो आपको लगेगा कोई नकली सी चीज़ है, बट ये बहुत फर्म होता है, बहुत इसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है स्टील की निस्बत, और ये बहुत लाइट वेट होता है। बाइक को मैंने लो करवाया हुआ है। इसके अंदर मैंने लो करवाने के लिए कुछ पार्ट्स एक्स्ट्रा लगते हैं वो लगवाए हुए हैं। तो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीज़ इसके अंदर ज़्यादा हैं। कॉस्मेटिक्स मैंने इसके अंदर ये ज़्यादा ब्रॉक्स चेंज के नहीं किए। आपने लगवाए हुए हैं? जी, मैंने भी बिल्कुल। लगाए हुए हैं। ये दोनों के ब्रॉक्स के ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये ब्रॉक्स के नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी के। ये बेसिकली स्पेसर रखने पड़ते हैं, जो स्टीयरिंग स्टेबलाइजर होता है। कावासाकी का ये इशू है कि इसको अगर आपने लो करना हो तो आपको स्टीयरिंग स्टेबलाइजर जो है वो थोड़ा सा राइज करना पड़ता है। तो जितना जितना इन्होंने, क्योंकि ये दोनों माशाल्लाह स्पोर्ट्स ओरिएंटेड बंदे हैं, मेरे से ज़्यादा है, इन्होंने 2-2 इंच के स्पेसर रखवाए हैं। आपसे मैंने ज़्यादा 1 नहीं इंच है, का आपसे स्पेसर ज़्यादा- मैंने 1 इंच का स्पेसर लिया। ज़्यादा फॉर्म में है। मैंने 1 इंच का स्पेसर लिया था और इन्होंने 2-2 इंच के लगाए हुए हैं माशाल्लाह। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मैं अभी इनसे बहुत जूनियर हूँ। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि ये व्हील्स बहुत ज़्यादा पॉपअप कर रहा था, तो इसका व्हीली का एंगल डिफरेंट हो जाता है। ये शायद बहुत टेक्निकल चीज़ है, वही ना, लेकिन जुनैद भी मेरा नीचे नहीं आ रहा था, ऐसे ऐसे हवा में तो रहता इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका बाइक ऊपर ज़रूर होता है लेकिन उसका एंगल डिफरेंट हो जाता है। तो दैट इज़ द रीज़न हमने इसको लोअर किया है और वो पार्ट्स डाले हैं। अच्छा जुनैद भाई, अब हम इसके एंडिंग पे आते हैं और हमने अब हेल्प करनी है व्यूवर्स को कि वो सिंगल आर ले या डबल आर ले। तो थोड़ा सा इसको वाइंड अप करते हैं। बेसिकली अगर तो देखें, अगर हम स्ट्रीट की बात करते हैं ना, जिस तरह आप शहर के अंदर आपने भगानी है बाइक, तो सिंगल आर भी बेटर है क्योंकि दोनों के ट्यून के बाद हॉर्सेस दोनों के सेम हो जाते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए। मैं आपको समअप करके बता देता हूँ। अगर तो आपको चाहिए कि यार मेरे पैसे बच रहे हैं तो मैं क्यों ना बचाऊँ, तो फिर आप सिंगल आर पे जाएं क्योंकि दोनों की ऑलमोस्ट पावर सेम है, ठीक है। डबल आर पे वो बंदा जा सकता है जिसको चाहिए कि यार मेरा इंजन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, कि लेट्स सपोज आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का वेदर जो है ज़्यादा गर्मी वाला रहता है। तो अगर इसके अंदर उन्होंने इसके जो इंजन के जो सिलेंडर की जो दीवारें हैं वो मोटी हैं, इसके जो टैपर्ड है वो कोटेड हैं, इसके कनेक्टिंग रॉड टाइटेनियम के हैं, तो ओवरऑल मटेरियल अच्छा यूज़ हुआ है, ज़्यादा मार सह सकता है, तो आप डबल आर पे चले जाएँ। इसका इंजन नो डाउट ज़्यादा मार सह सकता है क्योंकि ये बनी ट्रैक के लिए है, ठीक है। कावासाकी ने इसको ट्रैक रेडी बनाया था। ट्रैक पे आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है, ट्रैक पे बाइक्स बहुत कम होता है कि वो लो आरपीएम पे होती हैं, वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम आरपीएम पे चल रही होती हैं। और जब वो टर्न भी ले रहे होते हैं ना, तो उनकी बाइक छोटे गियर में होती हैं, उनके आरपीएम मैक्सिमम होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम पे चलने के लिए इसका इंजन डेवलप हुआ है और मार सहता है, गर्मी सहता है। तो अगर आपको ऐसा इंजन चाहिए जो मार सह सके तो आप इस पर चले जाएं, अदरवाइज परफॉर्मेंस में दोनों सेम है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इतना सस्ता होने से क्या उन्होंने इसकी जो इंजन और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी उसको डिक्रीज़ किया है? ये आंसर जुनैद भाई देंगे। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये समझता हूँ कि कावासाकी के इंजन्स बहुत रिलायबल हैं
और बहुत कोई रेयर होता है कि कोई बाइक ख़राब हो जाए, वो भी अपनी गलती की वजह से। यहाँ पाकिस्तान में लोग बाइक ले लेते हैं महंगे, लेकिन उसका ऑयल चेंज नहीं करते, ख्याल नहीं रखते, कूलेंट नहीं चेंज करते, तो डेफिनेटली मशीन है, उसमें मैंने तो खराब ये भी होना है। देखा है कि वो फिल्टर भी 2-2 दफ़ा चला लेते हैं, फिल्टर ऑयल तो फिल्टर। उनका चोक हुआ होता है ज़्यादातर बाइक्स का। वो जो मैं मैकेनिक के पास जाकर हाल देखता हूँ वो तो खैर बहुत बुरे हैं। मतलब 4500 का फिल्टर चेंज नहीं करना, नहीं बाद में करेंगे। बेशक लाखों रुपए इंजन में लग गए। Exactly। और नहीं, वो लाखों रुपया भी नहीं लगाते ना, वो उसी के अंदर ही फिर जुगाड़ लगा लेते हैं। तो ये फिर चीज़ ठीक एक नहीं है। ऐसे अगर बंदे को आप चली जाती है बाइक जो इतना रोता अच्छा, एग्जैक्टली, अगर हम इतना अच्छा शौक पाल रहे हैं, इतना महंगा शौक पाल रहे हैं, तो डेफिनेटली छोटी चीज़ें मैटर नहीं करती, इसको भी चेंज करवाना चाहिए। मोस्ट रिलायबल मेरे हिसाब से ये बाइक है, लेकिन इसके प्राइस के बारे में अगर बात करें तो उतनी ही लो है। होंडा के बाइक्स बहुत महंगे हैं, बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट के कुछ बाइक्स उसके इससे डबल प्राइस में मिल रहे हैं। डॉलर्स की अगर बात करें, ब्रांड न्यू बाइक की बात हो रही है। ये बाइक सिर्फ 18 से $18,500 की है, वो इससे $10,000 महंगी है। वो उसके टाइटेनियम पार्ट्स की वजह से और ट्रैक ओरिएंटेड चीज़ों की वजह से वो इससे 10,000 महंगी है, लेकिन स्टिल ये बहुत ज़्यादा चीप है, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। कावासाकी शुरू से गाड़ियों में काम नहीं करता, कावासाकी बाइक्स और इस तरह की मशीनरी बनाता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है कावासाकी। अच्छा, अब वो फिर पैसे कहाँ से पूरे कर रहे हैं? वो इसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत महंगे हैं। मुझे जहाँ तक समझ आती है बात, इनके बाइक्स तो सस्ते हैं, लेकिन अगर आप पार्ट्स को सम अप करें तो 24 से 28 हज़ार की ये बाइक बनती है। मैंने इससे पिछले वाला मॉडल भी रखा हुआ है मेरे पास। मैं कावासाकी लवर हूँ, मेरे पास कावासाकी की काफ़ी सारी बाइक्स रही हैं। तो इस मेरे पास पहले भी 1000 था, इससे पहले वाला भी 1000 था, जो इससे पिछले वाली जनरेशन है। तो मुझे कुछ उसके पार्ट्स मंगवाने पड़े, लेकिन उसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। ये मेरा अंदाज़ा है रफली कि 24 से 28 हज़ार रुपये के पड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर इसको आप सम अप करेंगे एग्जैक्टली, अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो इससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर बन जाएगा। मैं क्यों कावासाकी सेलेक्ट करता हूँ, उसकी मेन रीज़न इसका हाई एंड है। इसका हाई एंड बाकी बाइक से कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। और ये आप ये समझ लें कि जिस तरह बदमाश एक होता है ना, 5 बंदों के अंदर एक बदमाश फिर रहा होता है, ये वो बाइक है। ये बदमाश बाइक है जो पहले आपको नहीं बताएगा, बहुत फ्रेंडली है। अगर आप इसको क्रूज़ कर रहे हैं सिटी के अंदर, बहुत फ्रेंडली है। लेकिन अगर इसी बाइक को आप एक ट्रैक के अंदर लेके जाते हैं, ट्रैक के अंदर लेके जाते हैं, तो ये विनिंग बाइक है। ट्रैक के ऊपर भी काफ़ी अर्से से विनिंग बाइक चल रहा है। 2015 से एग्जैक्ट 2015 से अनबीटेबल जा रहा है। अनबीटेबल। और जुनेद भाई ने जो बात की है ना, टेक्निक थोड़ी सी टेक्निकल कर गए, मुझे तो समझ आ गई। मैं आपको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। अगर आप इसको 8000 RPM के अंदर अंदर चला रहे हैं शहर के अंदर, तो बहुत अच्छा बाइक है। ये बहुत स्मूथ है, इसकी मनूवरिंग बड़ी अच्छी है दूसरी बाइक्स की निस्बत। आपको ये इतना ज़्यादा थकाता नहीं, आप आराम से इसको एंजॉय करते हैं। जैसे ही आप थ्रोटल अपना वाइड ओपन करेंगे और 8000 RPM से ऊपर लेके जाएंगे ना, तो ये अनमैचेबल बन जाता है बाकी बाइक्स के लिए। 8000 से लेके 14000 RPM इसके जो है वो बहुत ज़्यादा लीथल है, एग्रेसिव है, ये बहुत स्पीड से जाता है। और बाकी बाइक्स जो हैं वो इनिशियल में तेज़ होती हैं, ऊपर जाके वो स्लो हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इस बाइक में बाकी जो लीटर क्लास की बाइक है उनके साथ। तो ये ओवरऑल आज का रिव्यू था। हाँ, एक खुशखबरी आपको देना चाहते हैं हम। मैं और जुनेद भाई काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि जो ECUs हम बेचते हैं बाहर ट्यून करने के लिए, हम काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि हम क्यों ना पाकिस्तान में ये काम जो है इसको लेकर आएँ थोड़ा सा। और जो काम बाहर घोड़ा कर सकते हैं, हम एशियंस जो हैं वो ज़्यादा शार्प हैं घोड़े से, हम ये ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बस मसला ये है कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में। इनिशियल में हमने कावासाकी की डिवाइसेस जो है फ्लैशिंग की वो मंगवाई हैं। कावासाकी 10R जो है 2011 से लेके 2023 तक, RR जो है 17 से लेके 23 तक, H2R 15 से ऑनवर्ड 23 तक, ZH2 है नेकेड वर्जन वो, और इसके अलावा जो H2SX SE है। ये लीटर क्लास की कावासाकी की जितनी भी बाइक्स के मैंने आपके नाम लिए हैं, इस सब की ट्यूनिंग और फ्लैशिंग ECU की हमने अवेलेबल करवा ली है, मैंने और जुनेद भाई ने। और अगर कोई ट्यूनअप करना चाहता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं जुनेद भाई का आपकी डिटेल शेयर कर दूंगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी इन बाइक्स को ट्यून करवा सकते हैं। ECU ट्यूनिंग की बात करूँ, आपको बाहर ECU भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास क्रिस मोर के मैप्स भी अवेलेबल हैं, हमने परचेज़ किए हुए हैं उनसे मैप्स, जो वो आपको ECU में उन्होंने डाल के देने हैं, वो हमारे पास पड़े हैं। और हमारे पास उनसे बेटर मैप्स भी पड़े हैं। हमने सिर्फ क्रिस मोर को टच नहीं किया, हमने बाकी वर्ल्ड के जो ट्यूनर हैं जो क्रिस मोर से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, हमने उनसे भी डिस्कशन किया और हमारे पास काफ़ी डाटा हमारे पास कलेक्ट है। हम लाइव ट्यूनिंग भी हमने उसकी ऑप्शन भी है हमारे पास, जिसमें ऑटो सेंसर आपकी बाइक में लग जाएगा और आपकी बाइक ऑन द रोड चल के ट्यून होती है। इसको लाइव ट्यूनिंग बोलते हैं। ये डाइनो से एक स्टेप आगे होती है
इसके बारे में आपको अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा पर्सनल चैनल है ZM Vlogs, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और बता दें कि अगर आप ये बाइक परचेज़ करना चाह रहे हैं तो ये बाइक इस वक्त फॉर सेल है, और पाक व्हील्स की आप वेबसाइट सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा। पाक व्हील पे ये लिस्टेड भी है। और इसके अलावा आप कोई भी सुपर बाइक परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको नीचे पॉपअप बैनर में लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके पाक व्हील के जो यूज़ बाइक सेक्शन है उसको विज़िट कर सकते हैं और अपनी पसंद की बाइक सर्च करके वहाँ से उसको ख़रीद सकते हैं। आप पाक व्हील के बाइक चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ZM Vlogs को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपको उसकी नोटिफिकेशन वक्त पे मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाइक के बारे में हमने बहुत बात कर ली कि बहुत फास्ट है, ट्रैक ओरिएंटेड, ये वो, ट्यूनिंग ये वो, लेकिन आपने बाइक अगर आप ऑन करते हैं या ऑन करना चाह रहे हैं तो इन बाइक को शहर के अंदर बड़े एहतियात से चलाइएगा, क्योंकि एक दफ़ा आपने थ्रोटल दे दी तो उसके बाद इसको रोकना थोड़ा सा टफ़ होता है। तो हम जो है प्रॉपर एक ट्रैक पे जाकर इन बाइक्स को चलाते हैं, तो अपना ख्याल रखें। हेलमेट अच्छे से अच्छा परचेज़ करें, जो प्रॉपर डॉट प्रूफ और एक्सीडेंट प्रूफ हेलमेट होते हैं। अपनी जैकेट्स और अपने बाकी जो इसकी प्रोटेक्शन होती है वो पहन के बाइक चलाया करें। और मिरर्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, इस तरह के नहीं, इस तरह के मिरर्स लगाएं और अपने घर वालों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।